अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होते जा रहे हैं। उस पर बात करने के लिए आज कुछ चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ। भारत ने दरियाए रावी का पानी बिल्कुल रोक दिया है और दरियाए रावी का जो पानी है वो जो पाकिस्तान में मुसलसल आ रहा था उस पे भारत ने पंजाब और जे.एंड.के बॉर्डर पे शाहपुर कंडी डैम बना के वो पानी रोक दिया है। अब ये 1150 क्यूसिक वाटर है ना, जो वो जम्मू एंड कश्मीर की 32,000 हेक्टर ज़मीन को पानी से सैराब करेगा और कथुआ और संबा डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये पानी इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान इस पे वावेला मचा रहा है, लेकिन इसमें कोई इलीगल चीज़ नहीं हुई है, क्योंकि 1960 का जो पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन हुआ था उसके मुताबिक ये वाला पूरा पानी जो भारत ने अब रोका है ये भारत को ही जाना था, लेकिन उसमें भारत इसलिए उस पानी को रोक नहीं पा रहा था कि भारत ने वहाँ पे कोई डैम नहीं बनाया था। और कांग्रेस सरकार इस दौरान मुसलसल सरकारों में रही है, लेकिन वो डैम वन रीज़न और अदर कांग्रेस ने नहीं बनाया। 1995 में कांग्रेस सरकार ने इस डैम का फाउंडेशन डाला था, लेकिन उस पर काम रुक गया था। पंजाब गवर्नमेंट और जे.एंड.के गवर्नमेंट एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोपती थीं और ये डैम बन नहीं पा रहा था और पाकिस्तान मुफ्त में ये सारा पानी ले जा रहा था। फिर 2018 में बीजेपी सरकार ने, सेंटर की गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बनाए कि ना बनाए, ये नेशनल इम्पोर्टेंस का डैम है, इसको हम ही बना लेते हैं। स्टेट सरकारें जे.एंड.के और पंजाब नहीं बना रही तो ना बनाए। और 64 साल बाद आखिरकार ये डैम कंप्लीट हुआ और शाहपुर कंडी डैम बनने से पाकिस्तान का ये पानी रुक गया है, जो कि अब जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीनों को सैराब करेगा। भारत ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं और करता आ रहा है। पाकिस्तान के पास जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका कब्ज़े में है पाकिस्तान के, जो कि POJK और गिलगित बल्तिस्तान, उसका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अज़ीज़ दोस्तों, बात करेंगे जो पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन की जो इशू था। पाकिस्तान की जो ये पपेट सरकार है अनवारुल हक काकड़ की, उन्होंने अभी पिछले दिनों एक मीटिंग की, कैबिनेट मीटिंग, और उसमें ये डिसाइड किया कि हम ये जो ईरान से गैस पाइपलाइन का जो मामला है उसमें हम वो गैस पाइपलाइन बनाएंगे और ग्वादर और तक ये ईरान के बॉर्डर से ग्वादर तक ये पाइपलाइन जाएगी। अज़ीज़ दोस्तों, एक्चुअल में ईरान ने जो धमकी दी थी कि अगर आपने मार्च 2024 तक ये पाइपलाइन नहीं बनाई तो हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत $18 बिलियन की पाकिस्तान में ये पेनल्टी लगाएंगे। तो अब पाकिस्तान की सरकार ने ये फ़ैसला किया। हालांकि फ़ैसला करने का इनके पास इख्तियार है नहीं, क्योंकि ये लोग आज़ाद नहीं हैं, ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं। वो आगे मैं अमेरिका का रिएक्शन आपको बताता हूँ। इन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि ये एक जो गैस पाइपलाइन ईरान ने बना ली है और अब वो ईरान के बॉर्डर से ग्वादर तक 81 किलोमीटर की पाइपलाइन पाकिस्तान बनाएगा। टोटल ये 781 किलोमीटर की पाइपलाइन होगी जो नवाबशाह सिंध तक आएगी। लेकिन पहले मरहले पे पाकिस्तान ने फैसला किया है कि 81 किलोमीटर की ये पाइपलाइन पाकिस्तान बनाएगा, ताकि ईरान की जो $18 बिलियन की पेनल्टी है उससे बचा जा सके। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एहसान करते हुए ये कहा था कि मार्च 2024 की डेडलाइन को हम 6 महीने के लिए आगे बढ़ा देते हैं, 180 दिन आपको और देते हैं, इसमें आप ये बना लें और गैस एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाए। इस सिलसिले में अमेरिका ने पाकिस्तान के इस फैसले को लताड़ा है
और पाकिस्तान को कहा है कि ईरान के ऊपर हमारी सैंक्शंस हैं तो आप ये कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के आगे हाथ जोड़े हैं और कहा है कि माई बाप हम क्या करें, हम 18 बिलियन डॉलर ईरान के कैसे देंगे, ईरान वैसे ही हमारे लिए मुश्किल बना हुआ है, तो आप हमें इजाज़त दें तो हम ये बना लें। अमेरिका ने अभी तक पाकिस्तान को मना किया हुआ है और ये इनका जो ख़तरा है 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी का, वो सर पे कायम है। अजीज़ दोस्तों, ये पाइपलाइन बनेगी तो बलूचिस्तान में, लेकिन ये गैस जाहिर है जब नवाबशाह आएगी और नवाबशाह से फिर ये पंजाब में सप्लाई होगी, क्योंकि नवाबशाह इसलिए कि सिंध से गैस बहुत ज़्यादा निकलती है और बलूचिस्तान से ज़्यादा सिंध की गैस पंजाब जा रही है। और सिंध में सांगढ़, गोटकी, कई इलाकों से ये गैस तो ऑलरेडी यहाँ पे पाइपलाइन का एक सिस्टम बना हुआ है सिंध से पंजाब तक का, तो इसलिए वो ईरानियन गैस को भी ये वाया सिंध फिर पंजाब और KPK और आगे भेजेंगे। तो इसलिए ये हिसाब किताब है, बनेगी बलूचिस्तान में सारी चीज़ें, लेकिन इसके फ़ायदे होंगे पंजाब को और बलूचिस्तान को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। बलूचिस्तान को ये मिल रहा है कि बोलान में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू हो गया है और हेलीकॉप्टरों से शेलिंग और मार्टर गोले फायर किए जा रहे हैं। ये आप मुझे बताएं, आपको दुनिया में कोई मीडिया बोलता हुआ मिल रहा है? कोई मीडिया बोलता हुआ मिल रहा है? एक वो बलवा करने वाला, एक प्रोटेस्टर, एक आतंक फैलाने वाला जो भारत में उत्तराखंड में मारा जाता है मुसलमान, जिसने पथराव किया था, जिसने सारा कुछ किया था, पुलिस को मारा कूटा गया था हल्द्वानी में, वो मारा जाता है तो पूरी दुनिया का मीडिया शोर मचा रहा है। भारत के सारे लेफ्ट के जो सिस्टम के लोग हैं, जो विदेशी एजेंडे पे काम करते हैं, जर्नलिस्ट, उन्होंने एक शोर मचाया। यहाँ बलूचिस्तान में बाकायदा जैसे कहीं किसी दुश्मन के इलाके में बम्बारमेंट हो रही है, शेलिंग और मार्टर गोले फायर किए जा रहे हैं, दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। ये इस वक्त राइट नाउ चल रहा है। और मरहूमा आसमा जहांगीर ने बलूचिस्तान के हवाले से कई बार चीज़ें कही हैं। ये आधे मिनट की वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। किसी पॉलिटिशियन की, सिविलियन पॉलिटिशियन की, मैं दावा करती हूँ मजाल नहीं है कि वो बलूचिस्तान के ऊपर कोई इनिशिएटिव ले ले। जब तक हमारे फौजी ये डिसाइड करेंगे तो वहां पे कुछ नहीं होगा, सिवाय इसके कि वो तेज होंगी, वो एक्सट्रीमिस्ट वहां पे नेशनलिस्ट वो ग्रोथ जो कि यंग है, जैसे उन्होंने कहा यंग है, और वो लीडर, बड़े लीडर की बात भी नहीं मानेंगे। सो अगर हमने अपने पांव पे आप कुल्हाड़ी मारनी है तो फिर हम फौजियों को लगा दें कि वो हमारे लिए फैसला कर दे, जैसे उन्होंने बांग्लादेश में किया था। जितनी उनकी अकल है उतना ही कर सकते हैं, वही वो बलूचिस्तान में करेंगे। मैं कहती हूँ कि अजीज दोस्तों, अभी जो रिगिंग वाली जो इलेक्शन आई है, एक होती थी इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक होती थी सिलेक्टेड गवर्नमेंट, अब आई है रिजेक्टेड गवर्नमेंट। ये जितनी गवर्नमेंट्स बन रही हैं ना, सिंध, बलूचिस्तान, KPK और KPK में तो PTI की को जेन्युइन वोट पड़ा है तो वो जेन्युइन है। बाकी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सेंटर में जो गवर्नमेंट्स बन रही हैं, ये सारे रिजेक्टेड लोग हैं। ये रिगिंग से ज़बरदस्ती जिताए गए हैं। पहले भी रिगिंग से ही गवर्नमेंट्स जीतती आई हैं, लेकिन ये वाली तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिगिंग है। अमेरिकन जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने बाइडेन सरकार से कहा है कि पाकिस्तान के इस इलेक्शन की जब तक जांच ना हो जाए कि ये रिगिंग नहीं हुई थी या हुई थी, तब तक आप पाकिस्तान की नई सरकार को एक्सेप्ट ना करें। लेकिन बाइडेन सरकार इस वक्त, जैसे एक आदमी को जुलाब लगे हुए हों और वो टॉयलेट के बाहर बेचैन खड़ा होता है ना, ऐसे बाइडेन सरकार और IMF तैयार खड़े हैं कि इधर शहबाज शरीफ ओथ लें और इधर अमेरिकन सरकार मुबारकबाद भेजे और हम साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हैं का मैसेज रवाना किया जाए। तो ऐसे ही बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी को चीफ मिनिस्टर घोषित किया है पीपल्स पार्टी ने। सरफराज बुगटी, नाम बुगटी से ही आपको अंदाज़ा हो गया, जबकि बुगटी कबीला तो मुसलसल पाकिस्तान के साथ जंग कर रहा है। नवाब अकबर खान बुगटी कबीले के सरदार को मुशर्रफ के ज़माने में शहीद कर दिया गया था।
उस नवाब अकबर बुगटी का कबीला कैसे आर्मी के साथ बैठ सकता है। लेकिन नवाब अकबर बुगटी का एक बेटा तलाल बुगटी आर्मी की गोद में जाके बैठ गया था और उसने आर्मी की गोद में बैठ के बुगटी कबीले को लीड करने की कोशिश की। लेकिन बुगटी कबीला तो पहाड़ों से जंग लड़ रहा है। उसी बुगटी कबीले के ये लोग बलोच और बुगटी मरी ये सब लाने की कोशिश करते हैं दुनिया को ये मैसेज देने के लिए कि नहीं नहीं बलूचिस्तान में कोई मसला नहीं है, बलोच हमारे साथ हैं। इसी तरह ये सरफराज बुगटी को आगे लाया जा रहा है। ये इमरान खान की सरकार थी तो ये बलूचिस्तान का होम मिनिस्टर था, फिर पीडीएम सरकार में भी ये मिनिस्टर रहा, फिर ये कक्कड़ के केयरटेकर सरकार में होम मिनिस्टर बना और फिर इलेक्शन से कुछ दिन पहले रिजाइन कर दिया। क्योंकि इसको मतलब आप पाकिस्तान में बनाना रिपब्लिक की सारी क्वालिफिकेशन देखेंगे कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट होती है उसके लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो पूरी केयरटेकर गवर्नमेंट के इसने मजे लिए और आखिरी 15-20 दिन पहले इलेक्शन से 15-20 दिन पहले रिजाइन कर दिया। तो ये अब पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर के लिए। ये बलोच कौम के साथ एक मजाक, भद्दा मजाक, एक भयानक मजाक है कि सरफराज बुगटी को चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान घोषित किया है और अनअपोज्ड जीत जाएगा, इसलिए कि इसके मुकाबले पे कोई खड़ा ही नहीं है। बलूचिस्तान का आपको पता है कि बलूचिस्तान असेंबली में वही लोग आ सकते हैं जो पाकिस्तान आर्मी के नीचे से गुजर के आए। पाकिस्तान आर्मी का जो पूरा स्क्रूटनी का नेटवर्क है उसके नीचे से गुजार के जिसको लेके आ सकते हैं वही बलूचिस्तान में असेंबली मेंबर बनते हैं। तो अब ये सरफराज बुगटी अनओपोज्ड बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान की जो नई सरकार है और आर्मी ज़ाहिर सरकार इस वक्त ये है, खलीफा साहब हैं आसिम मुनीर और उनके दाएं बाएं जो टट्टू होते हैं, जैसे एक बादशाह होता है उसके अमीर होते हैं जो उसके हुक्म पे हर चीज़ करते हैं, वो है आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट। मार्च के एंड तक पूरा सेटअप तैयार होगा, सर्कस तैयार होगा, हंटर पकड़ के आसिम मुनीर चलाएगा सब घोड़ों को, गधों को, जोकरों को और सर्कस दिखाएगा। इस नई सरकार को इकोनॉमी सबसे बड़ा मुश्किल है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मुश्किल काम है वो है तालिबान, अफ़गानिस्तान, टीटीपी। अजीज़ दोस्तों, अभी दोहा में एक यूएन की स्पॉन्सरशिप से एक गवर्नमेंट हुई थी जिसमें तालिबान सरकार को बड़ा लताड़ा गया था और कहा गया था कि आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फलान है ढुमकान है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को जाके पूरी शिकायतें की थी। जैसे एक आदमी होता है, एक बच्चा होता है ना जिसको कोई मारता है रास्ते में, तो वो आके अपने पापा से, अपने चाचा से शिकायत करता है कि मेरे को उसने मारा, ये वो। तो पाकिस्तान के आसिम मुनीर भी आज से 3 महीने पहले जो अमेरिका में जब दाऊद इब्राहिम की खबर चली थी तब की ये बात है। आसिम मुनीर 1 हफ्ता अमेरिका में रहा था और अपने नाजायज़ बाप से ये कहा था, सेक्रेटरी ब्लिंकन से, कि भाई ये आप तालिबान के हवाले सरकार करके आए हैं तो ये तो हमारे ही दुश्मन है और पाकिस्तान में आतंक का बाजार गर्म किया हुआ है। तो ब्लिंकन साहब ने यही कहा था कि भाई साहब इन्हीं तालिबान को आप सपोर्ट कर रहे थे जब हम 20 साल इनके खिलाफ जंग लड़ रहे थे, तो आप ही ने इनको बचा के रखा हुआ था, आप ही की मर्जी से आए हैं। आपके आईएसआई के डीजी फैज़ हमीद तो गए थे, तालिबान सरकार ने जैसे ही काबुल का कंट्रोल संभाला था तो फैज़ हमीद की वो चाय के कप वाली फोटो सबको याद होगी। काबुल में सारे तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स की आपस में मीटिंग करवाई थी और उन्होंने ही सब मिनिस्ट्रियां वगैरह बांटी थी। तो ब्लिंकन साहब ने कहा कि यार आज बच्चे बन रहे हो तुम यार, जबकि उस वक्त तो तुम 20 साल तक इन्हीं तालिबान को बचा रहे थे, अब क्यों रो रहे हो। तो ये है कि फिर भी अब अमेरिका ने उस दोहा कॉन्फ्रेंस में तालिबान को ये कहा है कि आप टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान ने कहा कि भाई साहब हमारा कौन सा टेररिज्म, कहाँ हमारा कोई बंदा जाके टेररिज्म कर रहा है। हमारे अपने अफ़गानिस्तान में दाइश, खुरासानी, आईएसआईएस को पूरी पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट कर रही है और उनको हथियार, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सब पाकिस्तान आर्मी दे रही है। और जब बात आगे बढ़ी तो तालिबान उठ गए और दोहा कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया और निकल गए।
देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पाकिस्तान में 7-7 करोड़ की गाड़ी में आते हैं मिनिस्टर, पूरा पुलिस कन्वॉय इनके साथ होता है, 25-30 करोड़ के बंगले में रह रहे होते हैं। पाकिस्तान में सरकार के प्रोटोकॉल होते हैं। 40 खानों का तो मेन्यू है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबरान के लिए। अवाम आटे की लाइन में लगी हुई है, लेकिन अफगान तालिबान को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। ये 20 साल अभी जंग लड़ रहे थे, जबकि अपनी 94 में क्रिएशन होने के बाद तालिबान 94 में बनी थी। आज 30 साल तक ये गारों में रहने वाले लोग हैं, ये टेंटों में रहने वाले लोग हैं। ये प्याज के साथ रोटी खा लेते हैं, नमक के साथ रोटी खा लेते हैं, पानी का एक गिलास पी के चुपचाप सबर शुक्र के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके लाड़े लपे नहीं है, इनके लंबे चौड़े मसले नहीं है, डिज़ाइनर ड्रेस नहीं पहनने होते, वही शलवार कुर्ता पहनना होता है। 6-6 महीने एक ही शलवार कुर्ते में गुजार लेते हैं। इनके खर्चे नहीं हैं, इनको किसी की परवाह नहीं है। ये बाइकआउट करके निकल आए उस कॉन्फ्रेंस के। और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के मिनिस्टर शेर मोहम्मद ने कहा है कि पाकिस्तान 1971 के पार्टीशन के स्टेज पे पहुंच चुका है। बलोच और पश्तून लीडर्स से मेरी बात हुई है और वो पाकिस्तान से अलग होने के लिए तैयार हैं। शेर मोहम्मद तालिबानी मिनिस्टर ने ये भी कहा कि पश्तून जो कि लाइन ऑफ ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ के पश्तून, जो पाकिस्तान के पश्तून हैं और जो अफगानिस्तान के पश्तून हैं, उन्होंने कभी भी ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया। और हम अटक से लेके अफगानिस्तान तक का पूरा इलाका पश्तूनों का, उसको अफगान समझते हैं और ये हमारा इलाका है जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान तो एक जालिम कंट्री है जो इंतहाई जुल्म कर रहा है पश्तूनों के ऊपर, और किस तरह इसने पश्तूनों को पाकिस्तान से निकाला ये सबको पता है। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में आर्मी ने पॉलिटिकल सिनारियो का तो कब्ज़े में ले लिया है। और आदिल राजा जो पीटीआई के हैं यहाँ पे लंदन में, और मेहदी, ये 2 पाकिस्तान आर्मी के एक ऑफिसर्स इस वक्त यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक से लाखों पाउंड कमा रहे हैं। इनका धंधा चल पड़ा है, इसलिए रोज़ ये झूठी सच्ची खबरें लगाते हैं। आदिल राजा तो पिछले 1-1.5 साल से कह रहा है कि आर्मी में फूट पड़ चुकी है, नाम ले लेके कि फलां ऑफिसर को के खिलाफ चार्जशीट तैयार है, ये है वो है। आज तक हुआ कुछ नहीं। इस आर्मी में फूट पड़ नहीं सकती, इसलिए कि इनका पैसों का बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। खाली अरबों रुपया रोज़ का बलूचिस्तान से, जो ईरान बलूचिस्तान बॉर्डर पे जो डीजल की स्मगलिंग हो रही है, उसका आ रहा है। ये अभी मेहदी साहब ने एक इंटरव्यू में फिर पाकिस्तान आर्मी के बारे में कुछ कहा है। 2 मिनट की वीडियो नाज़रीन, आपको बड़ी खुशी होगी, हमने जो आदिल ने जो ब्रेक की थी खबर एयरफोर्स वाली, और जो बाद में हमने बात की थी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जिसके अंदर 2 लेफ्टिनेंट जनरल, जिनकी आप अभी तस्वीर देख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा, ये कोर कमांडर लाहौर हैं, 19 लांसर के हैं, ये रिसाले के हैं। हसन अजहर हयात हैं, ये कोर कमांडर पेशावर हैं। जनाब ये 2FF के हैं, जिसको आर्मर्ड इन्फेंट्री कहते हैं। ये खुशकिस्मत फौजी इन्फेंट्री वाले होते हैं जिनको APCs में बैठना पड़ता है। हम तो 100% कंफर्म्ड खबर आ गई है जी, इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है। बाय द वे, जो जर्नल्स की इंक्वायरी होती है वो कभी अनाउंस नहीं होती, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप कह रहे हैं अच्छा जी छुपा, 100% कंफर्म इंक्वायरी शुरू है। इन्वेस्टिगेशन है कि इन लोगों ने वोट की धांधली क्यों नहीं होने दी, इन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला कि तुम वोट चेंज करो लाहौर के अंदर और पेशावर के अंदर, के इतने भोंडे तरीके से फिर इलेक्शन कमीशन की वारदात पड़ी। तो ये 100% कंफर्म्ड है जी। 7 मेजर जनरल्स भी कंफर्म्ड है, और बाकी 36 या जो लेफ्टिनेंट कर्नल्स है वो भी कंफर्म्ड है। नाम भी आपके सामने आ जाएंगे, नाम भी आपके सामने पेश कर दूंगा। तो आदिल, ये सेरा जो है ये आपके होता है। इसके ऊपर एक खबर जो मुझे मिली है, एक सीनियर 3 स्टार की तरफ से, रिटायर्ड, वो कहते हैं कि मेहदी फौज में अफरा तफरी है, आसिम का वक्त ख़त्म होने को आता है। जिस तरह रमज़ान में कहते हैं ना कि
तो इस पे आई वुड लाइक टू कमेंट फ्रॉम आदिल एंड देन मूविंग टू बंकी साहब। जी आदिल। सर, जो लोग कहते थे कि जी हमने अवाम ने 8 फरवरी को कर दिया है, खामोश मुजाहिद किधर है, तो खामोश मुजाहिद तो एयरफोर्स से लेके आर्मी तक टॉप टियर से आपको 3 स्टार से लेके नीचे लेफ्टिनेंट कप्तान तक 367 ऑफिसर फौज का फारिग कर रहे हैं सर्विस रिव्यू बोर्ड में। 10 ऑफिसर प्लस 3 एयर मार्शल्स को कोर्ट मार्शल करके 10-10 साल के लिए ढका है एयरफोर्स में। ये आपके सामने, ये हीरोज हैं हमारे सर, ये हीरोज हैं। और सर ये तो एयरफोर्स के हैं, ये तो हमने सुना है कि अभिनंदन को गिराया था एयर मार्शल जवाद सईद ने। यहाँ पे सबसे लेफ्ट पे नजर आ रहे हैं एयर मार्शल चौधरी एहसन रफीक। और तो अजीज दोस्तों, ये मतलब मैं मानता हूं कि पीटीआई को लेके आर्मी में कहीं ना कहीं छोटी मोटी रिफ्ट्स हैं, लेकिन इनका पैसों का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये इमरान खान की पीटीआई वाले आज आवाम के हमदर्द बनते हैं, ये सब भी लूटमार करते रहे 4 साल तक इमरान खान की सरकार में। कौन सा पाकिस्तान में तब्दीली आई है? नेगेटिव ही हुआ है ना। इन्फ्लेशन बढ़ा है, डॉलर का रेट बढ़ा है, कर्जे बढ़े हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुआ है, पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम तबाह हुआ। ये सब इमरान खान की सरकार में हुआ। हम भूले नहीं हैं फैसल वावड़ा, जुल्फी बुखारी और ये सब मिनिस्टर किस तरह माल बना रहे थे। तो आज ये दूध के दूल्हे बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अदील राजा और खावर ये मेहदी जो है, इनके तो धंधे चल पड़े हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया से भी पैसा कमाना बहुत आसान है। तो इनके मिलियन कई मिलियन 10-10 मिलियन व्यू हो जाते हैं। तो ये तो रोज़ सुबह से शाम तक धंधा बना कर रखा हुआ है इन्होंने, झूठी सच्ची खबरें। और पीटीआई के मिलियन जो फॉलोअर्स हैं उनको देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। आर्मी में कोई बड़ी रिफ्ट नहीं है, आर्मी ने सारा सिस्टम कंट्रोल कर लिया है। आर्मी ने ठीक है, बीच में इलेक्शन को लेकर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जो इनकी डिज़ाइनिंग थी, आप मेरी 6 महीने पहले, साल पहले की वीडियो देख लें। मैं यही कहता आया हूँ कि जब भी इलेक्शन होंगे नून लीग की सरकार बनेगी, पीपल्स पार्टी उसके साथ होगी, और वही हुआ है। और ये बिल्कुल इनकी सरकार बनी है। जरदारी प्रेसिडेंट, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, और आर्मी मज़े से रूल कर रही है। मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाई गई हैं, और पंजाब की सरकार का ये हाल है कि एक जूता फौजी है और एक जूता मरियम का सैंडल है। ये मरियम औरंगज़ेब हैं जो नवाज शरीफ की सरकार में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी। ये मरियम नवाज की सेक्रेटरी की तरह रहती हैं, 24 घंटे उनके साथ ही होती हैं। और ये अब पंजाब की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनेंगी, आप देखिएगा मरियम की कैबिनेट में। तो मरियम औरंगज़ेब की भी ये लोगों ने पिक्चर बनाई है। इसमें ये जनरल साहब हैं, उन्होंने मरियम की शलवार पहनी हुई और मरियम ने जनरल साहब की पतलून पहनी है। तो ये है कि लाइट वाइट चली गई होगी उसमें, जल्दी जल्दी में ये कपड़े सही से पहन नहीं सके। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में लेजिस्लेशन है ना, वो आर्मी करती है। दुनिया में लेजिस्लेशन पार्लियामेंट्स करती हैं, पाकिस्तान में लेजिस्लेशन आर्मी करती है। ये पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, जो कि अब शहबाज शरीफ सरकार में डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या कोई ऐसी ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री पे होंगे, ये फरमाते हैं के लिए ISI के मैच में जाते हैं और जनरल बाजवा और जनरल फैज बैठ के हमसे लेजिस्लेशन करवाते हैं। आमला की भी और FATF की दोनों लेजिस्लेशन जो है ना, वो फौज की और ISI की इंटरवेंशन से हुई थी। उस माहौल में फिर क्या हो सकता है कि पहले पाकिस्तान में पार्लियामेंट लेजिस्लेशन नहीं करती थी। जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर बाजवा सारी लेजिस्लेशन करते थे, पार्लियामेंट ने सिर्फ इसको पास करना होता था। तो ये है जनाब पाकिस्तान। लूटमार का हिसाब किताब आपको मैं बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि बलूचिस्तान और ये सब, मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया था कि कराची में 200 मार्केटें हैं और इन 200 मार्केटों से रेंजर्स और पुलिस का भत्ता जाता है। होता यह है कि अब इन्होंने भत्ते को भी ऑर्गेनाइज कर लिया है। इन्होंने पूरा भत्ता एक कंबाइन कर दिया है। हर मार्केट को बोल दिया है कि भाई आपने म्यूनसिपैलिटी का, टैक्स का, रेंजर्स का, पुलिस का, सारे जितने भत्ते हैं ना एक साथ दे देना, हम डिवाइड कर लेंगे। वो फिर रोज़ शाम को वो भत्ता
रेंजर्स हेडक्वार्टर में बैठ के बाकायदा सबका हिस्सा जाता है, पूरा एक सिस्टमेटिक और ईमानदारी से हिस्सा जाता है सबका। ये कराची की एक मार्केट है दोराजी कॉलोनी, जहाँ पे हम भी रहते रहे हैं। जब मैं मेयर था तो मैं भी उधर ही था। वहाँ पे गोले गंडे वाले का बयान देख लें, गोले गंडे वाला भी भत्ता देता है और पूरी मार्केट का। तो ये 200 में से एक मार्केट का आप हिसाब किताब देख लें। आगे आप देखें कि किस तरह आर्मी आम आदमी को लूट रही है। ये पाकिस्तान को बचाने वाली आर्मी है। अस्सलाम वालेकुम। आज इत्तेफाक से दोराजी में गोलाकंडा आपका मालूम है, मशहूर है ये तो इलाका पूरा। तो गोलाकंडा खाने के बाद मैंने से इंटरव्यू किया गोले वाले से कि महीने का कितना भत्ता देते हो पुलिस को मकामी। तो कहता है कि माहाना छोड़ो, हफ्ते का पूछो। मैंने कहा कितना? तो उसने कहा कि 8,000 रुपये हफ्ते का। तो 8,000 रुपये का मतलब ये हुआ कि महीने के 32,000 रुपये। और कम से कम यहाँ पर 100 दुकानें तो होंगी ना। आप देखें दोनों तरफ आगे पीछे देखें मेरे, तो आप ज़रा कैलकुलेट करें, मैट्रिक पास होंगे आप भी। तो 30,000 रुपये मल्टीप्लाई बाई 100 एक महीने का भत्ता जाता है। तो 30,000 3 लाख 30 लाख एक गली का। दोराजी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ महीने का भत्ता 30 लाख रुपए। देखा अजीज दोस्तों, ये है पाकिस्तान की आर्मी जो अपनी आवाम का खून चूसती है, और हम इसको हमारी रखवाला कहते हैं, हम इसको हमारे सुरक्षा करने वाले लोग कहते हैं। हमारे इस पाकिस्तान की बर्बादी की वजह ये पाकिस्तान आर्मी है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।